हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। मिथिला यूनिवर्सिटी से जितने भी स्टूडेंट डिग्री पार्ट 1 का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का हिंदी ऑनर्स है, तो आप लोग इस पूरी क्लास को ध्यान से देखना। आज के इस क्लास में पेपर नंबर फर्स्ट के लिए, ठीक है, पेपर नंबर फर्स्ट के लिए मैं आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस बताऊंगा। आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें केवल और केवल आपको 3 ही प्रश्न बनाना होता है। इसके लिए आज देखिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कहता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, की पॉइंट को खोजिए क्वेश्चन से, आपके लिए आंसर करना आसान हो जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास का क्या करना है, तो काल विभाजन एवं नामकरण पर आपको प्रकाश डालना है। चलिए हम लोग इसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इससे पहले यदि चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को हेल्प मिल सके। आइए बात करते हैं कि देखिए यहां पर मैंने आपको सबसे पहले बताया एक बिल्कुल ही यूनिक तरीके से आपको आंसर राइटिंग करना सिखाऊंगा। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है हिंदी, जहां पर मार्क गेन करना अपने आप में एक चुनौती होती है, और उस चुनौती को आपको कैसे फेस करना है मैं कंप्लीटली आज के इस वीडियो में पूरा तोड़ बताने वाला हूं। देखिए सबसे पहले हमें क्या कहा गया है, क्वेश्चंस हमें सबसे पहले कहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास। तो देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में हमें सबसे पहले एक बेसिक परिचय देना है। आंसर राइटिंग की बात करें तो आपको पेपर में जो आंसर राइटिंग करना है दोस्तों, याद रखिएगा आपको 2 पेन का इस्तेमाल करके, एक तो ब्लैक पेन का इस्तेमाल करोगे और एक मेरे भाई आपको ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने ये हेडलाइन बनाया है हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय, तो इसको आपको ब्लैक से लिखना है और इसे अंडरलाइन कर देना है। बाकी का जो यहां पर इसके डिटेल्स एक्सप्लेनेशंस को लिखेंगे वह हम ब्लू पेन के इस्तेमाल से लिखेंगे। आइए बात करते हैं, देखिए हिंदी साहित्य का एक बेसिक परिचय क्या है, समझिएगा जरा ध्यान से। देखो हिंदी साहित्य की अगर बात कर लिया जाए तो यह अंतःस्थल युग में, ठीक है, विकसित राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना प्रभावित होती रहती है, जिस पर समसामयिक परिस्थितियां मानवीय आकांक्षाओं पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि यह एक ऐसी स्थिति, हिंदी साहित्य की अगर बात कर लिया जाए तो यह युगों से क्या है तो विकसित है, और जिसके अंतर्गत हम लोग देखिए तो क्या है, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना को क्या करती है या प्रभावित करती है। इससे क्या होता है तो समसामयिक परिस्थितियां, यानी कि हर क्षण जो है एक नई नई परिस्थितियां देखने को मिलती है, मानवीय आकांक्षाओं पर जो है इसका क्या मिलता है तो प्रभाव देखने को मिलता है। किसी भी वस्तु का बौद्धिक और वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उसे पक्षों, खंडों, वर्गों कहा जाए तो यह तत्वों में विभाजित कर दिया जाता है। यानी कि इस साहित्य अध्ययन के अंतर्गत जो है, साहित्य अध्ययन के अंतर्गत हम लोग समझेंगे कि क्या होता है, कोई भी वस्तु जैसे कि किसी के बारे में हमें जानना हो तो उसके लिए क्या किया जाता है, तो उस वस्तु की बौद्धिक एवं मनोवैज्ञानिक अध्ययन के लिए उसको क्या किया जाता है तो विभिन्न प्रकार के पक्षों में, अलग अलग खंडों में, ठीक है, अलग अलग वर्गों में क्या किया जाता है, अलग अलग तत्वों में विभाजित कर दिया जाता है, ताकि आपको क्या हो सके तो आपको अध्ययन में सुविधा मिल सके। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के क्षेत्र में पहले प्रयास किसके द्वारा, तो याद रखिएगा पहले प्रयास गारसाद तासी एवं शिव सिंह सिंगार ने किया था, लेकिन इन दोनों ने ही काल विभाजन की ओर ध्यान नहीं दिया। पहला अगर पूछ लिया जाए आपसे कि हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन के क्षेत्र में जो है प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया, तो गारसाद तासी और शिव सिंह सिंगार के द्वारा किया गया था। लेकिन ऐतिहासिक लेखन पर तो इन्होंने ध्यान दिया, लेकिन इन इतिहासों का जो है काल विभाजन क्या होना चाहिए इस पर इन्होंने कोई विशेष बल नहीं दिया। आइए अब आगे देखेंगे हम लोग इसके काल विभाजन के बारे में। तो ध्यान से समझना जरा काल विभाजन, क्योंकि आपके क्वेश्चंस का जो की पॉइंट है मेरे भाई, आपके क्वेश्चंस का की पॉइंट यही काल विभाजन है। हिंदी साहित्य के बारे में तो आप टूटी फूटी भाषा में जो चीजें लिखना चाहो आप उसके साहित्य का बेसिक परिचय कर सकते हो, कुछ इसबी वगैरह सब मेंशन करके भी कर सकते हो। बाकी देखिए बात करते हैं हम लोग काल विभाजन की, जिसका जो क्या कहते हैं संबंध है आपके इस क्वेश्चन से। तो सिंपली ध्यान रखना कि हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है काल विभाजन का लक्ष्य क्या रहा था। तो काल विभाजन का जो लक्ष्य है वह इतिहास के विभिन्न परिस्थितियों के संदर्भ में उनकी घटनाओं एवं प्रवृत्तियों को क्या करना, तो विकास के क्रम को उद्घाटित करना है। साहित्य के इतिहास को इसलिए विद्वानों ने विभिन्न कालखंडों में विभाजित करके अध्ययन प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। देखो क्या होता है कि अगर विभिन्न कालखंडों में इसे बांट दिया जाए तो हमें क्या मिल जाता है, तो विभिन्न प्रकार की घटनाओं को सहजता पूर्वक, सुलभता पूर्वक अध्ययन करने का क्या मिल जाता है, तो एक साधन मिल जाता है। हम किसी भी चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ पाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपके सामने इसे मैंने प्रस्तुत किया है, तो मैंने इसे देखो किस तरीके से क्लासिफाइड किया है, हर जगह आपको पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिखने का कोशिश किया है। लेकिन अगर इसी को क्या करता डायरेक्टली, देखिए जैसे कि अगर डायरेक्टली मान लीजिए कि मैं इसी को अगर ऐसे सीधा लाइन बाय लाइन लिखते जाता, तो इससे आपको समझ
समझने में भी और हमें समझाने के साथ साथ जो है आपके सामने, आप जिसके सामने ये प्रेजेंट करते उसे भी दिक्कत का सामना करना पड़ता। तो सिंपली सी बात है कि अगर आप इसी को जैसे कि मैंने यहां पर बांट कर लिखा है तो आपको भी पढ़ने में सुविधा है और चीजों को समझने और समझाने में भी बेहद आसानी होती है। तो इसीलिए इनका कालखंड क्या किया गया, विभाजित किया गया। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीजें जो कि पुरातन से संबंधित है, किससे संबंधित है, बहुत ही क्या कहते हैं, प्राचीन समय से संबंधित है। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो कि अभी वर्तमान समय में आधुनिक समय की घटनाएं हैं। अगर मान लीजिए इस आधुनिक समय की कुछ घटनाओं को यहां लाकर और पुरातन समय की यानी कि प्राचीन समय की कुछ घटनाओं को लाकर यहां वर्णित करके सभी को मिक्सअप कर दिया जाए तो ना आपको यहां की इतिहास समझ में आने वाली है और ना ही आपको यहां की इतिहास समझ में आने वाली है। तो इसके लिए इसका काल विभाजन जो है बेहद जरूरी हो गया। अब बात करते हैं कि काल विभाजन की तरफ जो है, काल विभाजन की ओर जो है सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने ध्यान दिया था। किसके द्वारा? अगर बात कर लिया जाए हिंदी साहित्य के, किसके, हिंदी साहित्य के इतिहासों का काल विभाजन पर सबसे पहले किसका ध्यान आया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा जो इसका काल विभाजन सबसे पहले किया गया। बात करें तो अपनी इस ग्रंथ में 11 खंडों का काल विभाजन किया गया है, जो कि क्या है? तो देखिए सबसे पहला है आपका चरण काल और दूसरा क्या है? तो 15वीं सदी कथा में पुनर्जागरण। इसी तरीके से हम लोग आगे देखेंगे तो ये कुल मिलाकर जो है जैसे कि जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार तुलसीदास, रीति काव्य तुलसीदास के, अन्य प्रवर्ती 18वीं शताब्दी का कंपनी के शासन में इतिहास, इसके बाद महारानी विक्टोरिया के शासन काल में इतिहास। तो कुल मिलाकर ये 11 काल खंडों का विभाजन देखने को मिला क्या कहते हैं, ग्रियर्सन साहब के आधार पर। अब इसी तरीके से देखते हैं कि इन सभी काल खंडों का नामकरण जो है या किस प्रकार से, तो धीरे यहां पर देखेंगे हम लोग। सबसे पहला देखेंगे क्या है, तो सबसे पहला है आपका मिश्र बंधु का काल विभाजन और इसके द्वारा जो नामकरण किया गया हिंदी साहित्य का वह क्या है? तो सिंपली देखिए, अगर बात कर लिया जाए तो तदंतर मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन का नूतन प्रयास किया था, जो कि ग्रियर्सन के प्रयास से प्रौढ़ और अधिक विकसित हुआ। ठीक है, बात कर लिया जाए ग्रियर्सन साहब ने जो काल विभाजन करा था उससे कहीं ना कहीं ज्यादा विकसित किसका रहा था? तो मिश्र बंधु का जो काल विभाजन रहा था वो कहीं ना कहीं ज्यादा विकसित था। देखिए क्या है इसका काल विभाजन, तो सबसे पहला इसका प्रारंभिक काल है। क्या है? प्रारंभिक काल के अंतर्गत देखिए क्या क्या विभाजित करके दिया था इन्होंने। तो प्रारंभिक काल के अंतर्गत इन्होंने रखा था क्या? तो देखिए 700 से लेकर 1343 विक्रम संवत तक रखा गया था, जिसके अंतर्गत पूर्वारंभिक काल को बताया गया था। वहीं पर 1344 से लेकर 1444 विक्रम तक जो है क्या कहते हैं, उत्तरारंभिक काल को बताया गया। किसके द्वारा? तो मिश्र बंधुओं के द्वारा। आगे देखेंगे अगला जो है आपका माध्यमिक काल। क्या है? माध्यमिक काल की अगर बात कर ले तो माध्यमिक काल में 1400, देखिए यहां पर प्रारंभिक काल जो था यह 1444 तक खत्म होती है। 1445 से लेकर 1560 तक आपका जो है कहा जाए तो इसके द्वारा पूर्व माध्यमिक काल के बारे में बताया गया। प्रौढ़ माध्यमिक काल के बारे में इन्होंने 1561 से लेकर 1661 विक्रम संवत तक इन्होंने बताया था। आगे इनके द्वारा जो विभाजन किया गया वह था अलंकृत काल। अलंकृत काल के अंतर्गत भी इन्होंने क्या करा? तो देखिए अलंकृत काल में भी इन्होंने पूर्व अलंकृत काल को कब से कब तक रखा? तो 1681 से लेकर के 1790 तक, और उत्तर अलंकृत काल को कब से कब तक? तो 1791 से लेकर 1889 विक्रम तक। और वहीं पर दो और विभाजन इन्होंने किया जो कि था परिवर्तन का काल, जिसे 1890 से लेकर 1925 तक रखा, और वर्तमान समय का जो है काल अवधि जो कि 1926 से लेकर प्रेजेंट टाइम तक की अवधि थी, जो कि किसके द्वारा? तो मिश्र बंधु के द्वारा। किसके द्वारा मेरे भाई? मिश्र बंधु के द्वारा जो है यह काल विभाजन आपको देखने को मिला हिंदी साहित्य में। आगे इसी तरीके से हम लोग विभाजन को देखेंगे। अब जो अगला विभाजन है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। तो बात कर लिया जाए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या किया? तो इतिहास को 4 काल खंडों में विभाजित किया। कितने काल खंडों में? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है हिंदी साहित्य के काल विभाजन को कितने खंडों में बांटा? तो 4 काल खंडों में बांट दिया। पहला था क्या? तो पहला था आदिकाल। आदिकाल जिसको वीर गाथा काल भी कहा जाता है, और यह कब से कब तक? तो 1050 से लेकर 1337 तक था। बात कर लिया जाए पूर्व मध्यकाल की, तो जिसे भक्ति काल के अंतर्गत रखा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, और यह जो था मेरे भाई 1357 से लेकर 1700 तक। कब तक? 1375 से लेकर के 1700 संवत तक थी। और आगे बात करेंगे तीसरा जो कि उत्तर मध्यकाल था, जिसे किस काल के नाम से जाना जाता है? तो रीति काल
काल के नाम से। अगर बात कर लिया जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के उत्तर मध्यकाल काल विभाजन को किस नाम से जाना जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यदि पूछ लिया जाए तो आप क्या कहोगे, रीति काल के नाम से जाना जाता है। और यह इसकी अवधि क्या थी, तो इसकी अवधि की बात कर लिया जाए तो 1700 से लेकर 1900 संवत तक। कब तक, 1700 से 1900 संवत तक उत्तर मध्यकाल रहा था। ठीक है, किसके द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। और वहीं पर आधुनिक काल की बात कर लिया जाए जिसे गद्य काल कहा उन्होंने, और गद्य काल को 1900 से लेकर 1984 तक इन्होंने विभाजित करा था। आगे बात करेंगे, देखिए अगला जो है आपका यहां पर देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। और बात कर ले तो सकलोत्तर इतिहासकारों में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का नाम जो है यह काफी उल्लेखनीय है। और इन्होंने हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी साहित्य को 5 सालों में, या सॉरी क्या कहते हैं 5 कालों में, किसमें 5, यहां पर थोड़ा सा मिसटाइपिंग हो गया है, आप इसको सही कर लीजिएगा, 5 कालों में विभाजित किया। 5 काल कौन कौन सा था, सबसे पहला था संधि काल। संधि काल की बात कर लिया जाए तो 750 से लेकर 1000 संवत तक। वहीं पर बात करें चरण काल की तो 1000 से लेकर 1375 संवत तक। इसके बाद भक्ति काल की बात करें तो यहां पर देखिए 1375 से लेकर 1700 तक। रीति काल की बात करें तो रीति काल इन्होंने 1700 से लेकर 1900 तक विभाजित करा। और आधुनिक काल को देखिए, आधुनिक काल को इन्होंने जो है क्या कहते हैं 1900 से लेकर अब तक क्या है तो इनके द्वारा वर्णित किया गया हिंदी साहित्य के काल विभाजन में। तो इस प्रकार से जो है इस तरीके से काल विभाजन देखने को मिला आपको। वहीं पर देखिए आगे बात करते हैं राम बहोरी शुक्ला का विभाजन की तरफ नजर डालते हैं। तो देखिए पंडित राम बहोरी और डॉक्टर भागीरथ मिश्र का जो हिंदी साहित्य का उद्भव है और विकास के ग्रंथ में प्रारंभिक काल की जो सीमाएं हैं इसमें कुछ भी संशोधन करने के अतिरिक्त सामान्यतः आचार्य शुक्ल के अनुरूप है। यानी कि बात कर लिया जाए कि इनका जो है, ठीक है, इनका जो आचार्य शुक्ल यानी कि राम बहोरी शुक्ल का जो विभाजन काल है यह सीधा सीधा समझ लीजिए तो यह किसके, तो डॉक्टर भागीरथ मिश्र के साहित्य से क्या मिलता जुलता साहित्य है। आगे देखेंगे हम लोग किसका काल विभाजन, तो ये जो है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार अगर बात कर लिया जाए हिंदी साहित्य का काल विभाजन क्या रहा था, तो सिंपली समझिए ध्यान से। यहां पर देखिए कहता है कि डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने सांस्कृतिक परंपराओं तथा बाह्य परिस्थितियों के क्षेत्र में रचनाओं एवं काव्य परंपराओं में सम्मिलित करते हुए हिंदी साहित्य का प्रमुख रूप से कितने कालखंडों में, तो देखिए ये मेन चीज है, आपको समझने की क्या जरूरत है। आपको सबसे पहला देखो, आपने यहां पर देखा क्या, तो आपने देखा कि ग्रियर्सन साहब जिसने कितने, तो 11 कालखंडों में विभाजित करा। ग्रियर्सन साहब कितने कालखंडों में, 11। मिश्र बंधु के द्वारा आपने देखा कि यहां पर कितने कालखंड, तो इसके द्वारा भी 5 कालखंड बताए गए। कितने कालखंड बताए गए, ये 5 कालखंड बताए गए। इसके अंतर्गत इन्होंने कुछ अवधियों को क्या किया, तो समाहित करने का प्रयास किया। वहीं पर बात किया जाए तो रामचंद्र शुक्ल ने भी क्या किया, तो इन्हें 4 कालखंडों में बांटा। और वहीं पर देखेंगे अगला, तो डॉक्टर राजकुमार वर्मा के द्वारा क्या किया गया, तो इन्हें 5 कालखंडों में विभाजित किया गया था। इस पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। फिर देखिए यहां पर अगर बात करते हैं डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त की, तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने भी इसे 3 कालखंडों में विभाजित करा, जो कि पहला था प्रारंभिक काल, जिसे किस काल के नाम से जानते हैं, तो उन्मेष काल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, उन्मेष काल के। और दूसरा जो था आपका मध्यकाल, जिसे इन्होंने विकास काल का नाम दिया। और एक था आपका आधुनिक काल, जो कि 1857 से लेकर अब तक के काल को इन्होंने क्या बताया, तो आधुनिक काल का नाम दिया। तो इस तरीके से जो है मेरे भाई यह काल विभाजन। अब देखते हैं हम लोग नामकरण की बात कर ले, तो देखिए विभिन्न कालखंडों के नामकरण से संबंधित, जैसे कि मान लीजिए पहला क्या है, तो आदिकाल की बात कर लिया जाए। किसकी बात कर लिया जाए, तो आदिकाल की बात कर लिया जाए, जिसमें नामकरण के आधार पर बात करें तो देखिए सबसे पहला है वीरगाथा काल की अगर बात कर लिया जाए तो वीरगाथा काल का नामकरण किसके द्वारा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। वहीं आदिकाल की बात कर लिया जाए तो जिसका नामकरण किसने, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसके बाद चरण काल की बात कर लिया जाए तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसके बाद बीज बपन काल की बात कर लिया जाए तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। वहीं पर सिद्ध सामंत युग की बात कर लिया जाए तो राहुल सांकृत्यायन, जिसके द्वारा क्या किया गया, नामकरण किया गया। वहीं पर आगे देखेंगे तो अगला है आपका आरंभिक काल की बात कर लूं तो आरंभिक काल देखिएगा मिश्र बंधु के द्वारा। और प्रारंभिक काल की बात कर लिया जाए तो यह डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा यह नामकरण करने को मिला था। और वहीं पर बात करें पूर्व मध्यकाल की, तो जिसकी अवधि 1350 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक है। और देखिए इसमें भक्ति काल का अगर बात कर लिया जाए, भक्ति काल का वर्णन तो पूर्व मध्यकाल में। वहीं पर बात कर लिया जाए रीति काल, अलंकृत काल, श्रृंगार काल, कला काल जो है यह कहां पर वर्णित किया गया है, तो उत्तर काल में वर्णित किया गया है, जिसकी अवधि की बात करें तो 1650 से लेकर 1850 तक की है। और आगे देखिए आधुनिक काल में अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो आधुनिक काल जिसकी अवधि 1850 से लेकर अब तक की बात करें तो इसमें जो है गद्य काल, वर्तमान काल के बारे में वर्णित करा गया है। आखिरी में आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखना होता है
वह है निष्कर्ष। निष्कर्ष में यदि बात कर लिया जाए तो इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास में इतिहास के काल विभाजन की ओर और नामकरण के परिक्षेप में विभिन्न मतों और प्रयासों के बाद जो यह निष्कर्ष निकलता है कि कोई नाम एकदम से पूर्ण और उपयुक्त नहीं है। कहने का मतलब कि हिंदी साहित्य की अगर बात करें, किसकी बात करें, हिंदी साहित्य की अगर बात करें तो इस साहित्य के काल विभाजन में, किसमें, काल विभाजन में या फिर मेरे भाई नामकरण में, किसमें, नामकरण में कोई भी साहित्यकार आए तो जिसे क्या, तो एक तरीके से पूर्ण नहीं माना जा सकता है। कुछ नामकरण तो सर्वथा जो है भ्रामक रहा है। सरलता, संक्षिप्तता, सुस्पष्टता, सुबोधता की दृष्टि से बात कर लिया जाए तो आचार्य शुक्ल के द्वारा किया गया काल विभाजन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। किसके द्वारा, आचार्य शुक्ल के द्वारा। याद रखिएगा, आचार्य शुक्ल का जो काल विभाजन रहा था यह सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यही कारण है कि बाद के अनेक विद्वानों में उनके द्वारा किए गए काल विभाजन में त्रुटियां और दोष दर्शन के बावजूद इसी का निर्बाध प्रचलन होता गया है। यानी कि कहने का मतलब ये कि उनके द्वारा जो काल विभाजन, किसके द्वारा, तो याद रखिएगा आचार्य शुक्ल के द्वारा जो काल विभाजन किया गया, आचार्य शुक्ल के द्वारा जो काल विभाजन करा गया, यह काल विभाजन अपने आप में एक ऐसा काल विभाजन था जो कि बाद में भी अगर कोई हिंदी साहित्य के साहित्यकार आए और उन्होंने इस पर कुछ चर्चाएं करी तो उन्होंने भी क्या किया, तो आचार्य शुक्ल के काल विभाजन की सराहना करी। क्या करी, सराहना करी। तो यह कुल मिलाकर जो है आपके हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं उनके नामकरण से संबंधित जो प्रश्न था आपका, जिसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो तो बस आपको अपना प्यार कहां दिखाना है, कमेंट बॉक्स में दिखाना है। एक बार आप छाप दीजिए कि आपको ये क्लासेस कैसी लगी। आप लोगों की अगर डिमांडेड रहेगी तो ये क्लासेस को कंप्लीट किया जाएगा। हर एक टॉपिक पर जो है मेरे भाई डिटेल्स एक्सप्लेनेशन आपके साथ यहां पर जिस तरीके से डिस्कस किया गया है उसी तरीके से आपको बताया जाएगा। हर एक पीडीएफ नोट्स आपको जो है टेलीग्राम पर उपलब्ध कराई जाएगी। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगती है तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करना। मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।